बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा का जो अध्याय चौथा अध्याय है व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो चल रहा है, उस अभिप्रेरणा को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। 2-3 वीडियो अभिप्रेरणा के आ गए हैं। उसके बाद हमेशा की भांति आज भी हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। अभिप्रेरणा की 7 प्रश्न है जो मैं आज आपको समझाऊंगा, आपसे साझा करूंगा। इन्हें आप कॉपी में करने का प्रयास करना और जो मैं पहले समझा रहा हूं उन्हें भी नोट्स के रूप में बनाने का प्रयास करना। प्रिय विद्यार्थियों, ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। प्रत्येक वीडियो देखें और प्रत्येक वीडियो में इन चीजों को नोट करें ताकि आगामी समय के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये सामग्री रहेगी। विद्यार्थियों, हमने अभिप्रेरणा के अंदर अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को विभिन्न प्रबंधशास्त्रियों के माध्यम से समझा था, फिर अभिप्रेरणा के महत्व को समझा था और इसकी विशेषताओं को समझा था, और अभिप्रेरणा की कुछ तकनीकों को भी समझा था जो वित्तीय और अवित्तीय तकनीक थी, और विचारधाराओं को हम समझ रहे हैं और हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं। उसके अंदर मैंने अब्राहम मास्लो की विचारधारा और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की विचारधारा को समझाया है, और आगे भी विचारधाराएं मैकग्रेगर की, विलियम ओची की विचारधाराओं की भी वीडियो आएंगे। विद्यार्थियों, मास्लो की विचारधारा को मैंने ट्रिक से समझाया और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की विचारधारा, द्विघटक विचारधारा को भी मैंने समझाने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों, तो आज की जो हमारी जो प्रश्नोत्तरी हमने जितने वीडियो देखे हैं उसमें से कुछ प्रश्न और भी प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उभरूंगा विद्यार्थियों। मगर आज कुछ 7 प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से हमें एक लेखन शैली होनी चाहिए और उसमें हमें उत्तर देना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज अभिप्रेरणा की कुछ प्रश्नोत्तरी है, गौर करें। कुछ प्रश्नोत्तरी है जो मैं आपके सामने आज रखूंगा, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा और हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि वास्तविक तौर में सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा को समझाइए। मैंने अभिप्रेरणा को आपको समझाया था, एक आंतरिक इच्छा होती है, एक आंतरिक भावनाएं होती है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी के अंदर जागृत होती है, और कर्मचारी या फिर कोई प्रबंधक को अपने कार्यों को सोपान की ओर बढ़ाने के लिए एक आंतरिक इच्छा जो जागृत होती है वहां तक वो पहुंचता है। ये एक मानव की अवधारणा है और मानवीय पहलू है जो अंदर से जागृत होती है, एक ऐसी भावना, उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में भी हमने अभिप्रेरणा को समझा था। आज जो हमारा प्रश्न है सामान्य अर्थ में, विद्यार्थी गौर करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा को समझाइए तो आप क्या उत्तर लिखोगे? सरल शब्दों में या फिर सामान्य अर्थ में? गौर करें विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा है जो अंदर से जागृत होती है, एक व्यक्ति के अंदर से उभर कर सामने आती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा है या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। ये एक आंतरिक इच्छा है, एक आंतरिक भावना है जो किसी कर्मचारी को, जिसने पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो सोच रखे हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु ये क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। अगर आपने मेरा पूरे वीडियो देखी है सही तरीके से तो ये मैंने आपको सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा की परिभाषा को समझाया था। तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा है। कैसी इच्छा है? आंतरिक इच्छा है, प्लस एक ऐसी भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जिसने पूर्व निर्धारित जो पहले से लक्ष्य तय किए गए हो, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। तो सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा की ये परिभाषा हुई। विद्यार्थियों गौर करें, विभिन्न करके प्रबंधशास्त्री हुए थे, विलियम जी स्कॉट करके प्रबंधशास्त्री हुए, ग्रुइक करके प्रबंधशास्त्री हुए, और उसके अंदर कुंटस तथा ऑर्डरल करके प्रबंधशास्त्री। कुंटस इस प्रकार से आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, तो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं कुंटस तथा ऑर्डरल के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, और आप तीनों जो प्रबंधशास्त्रियों को मैंने ट्रिक वाइज आपको समझाने का प्रयास किया था वो आप प्रश्न बना के लिखने का कॉपी में प्रयास करना। तो यह कुंटस तथा ऑर्डरल के अनुसार अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों गौर करें, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना? लोगों को इच्छित तरीके से। वहां विद्यार्थियों एक जी स्कॉट की थी, स्कॉट के अंदर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, स्कॉटलैंड के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम वहां पहुंचे, मगर यहाँ क्या है? लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। गौर करें, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा कहलाता है। कुंटस ऑर्डरल कहते हैं कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करना
लोग इच्छित तरीके अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें क्या करना, प्रोत्साहित करना। उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा को जागृत करना, उन्हें इस प्रकार से प्रोत्साहित करना कि वो अपने इच्छित लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। तो लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना कुंटज ऑर्डिनल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा है। प्रश्न तीसरा है कि अभिप्रेरणा की 5 विशेषताएं बताइए। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है, वास्तव में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने कहीं ना कहीं विद्यार्थियों समझाया था आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा हर परिभाषा के अंदर उसकी विशेषताएं छुपी होती है। इसी प्रकार मैंने अभिप्रेरणा को एक मानव का पहलू बताया था, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा बताया था जो मैक्स फेराडे करके प्रबंध शास्त्री ने बताई थी। मैंने एम से और मैक्स फेराडे से एक ट्रिक बताई थी। अगर आप छोटे छोटे बिंदुओं को याद रखते हो तो इन प्रश्नोत्तरी करने में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं इन ट्रिक्स को, छोटी छोटी ट्रिक्स को याद रखें, ये बहुत उपयोगी होगी। तो गौर करें, उसी परिभाषा से हम विभिन्न प्रकार की जो अभिप्रेरणा की विशेषता है हम लिखेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, 9-10 अभिप्रेरणा की विशेषताएं और मैंने यहाँ 5 विशेषताएं आपसे विशेष रूप से पूछी है। अगर प्रश्न 3-4 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला अभिप्रेरणा कैसी है, कैसी प्रक्रिया। अभिप्रेरणा हमेशा कंटिन्यूटी चलती रहती है। आप कहीं ना कहीं किस रूप में अभिप्रेरित होकर अपने आप को निखार सकते हो, तो ये एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूटी चलती रहती है। आप इसके आगे लिख सकते हैं पहला बिंदु, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। गौर करें, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये चेतन मन से और आत्मा का ज्ञान होकर एक व्यवहार का ज्ञान है जो एक व्यक्ति पहले अभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर कई प्रबल शास्त्री हुए, प्लेटो, सुकार्तो, इन्होंने विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक अवधारणा को समझाया। मन का मनोवैज्ञानिक मन की एक अवधारणा है, चेतन मन की अवधारणा है, मगर ये मनोवैज्ञानिक एक कैसी अवधारणा है, ये एक व्यवहार की अवधारणा है। तो अभिप्रेरणा भी आप कहीं ना कहीं किसी से अभिप्रेरित होकर आप अभिप्रेरित होते हो, किसी के व्यवहार से अभिप्रेरित होते हो, किसी के सफल लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित होते हो। तो ये कैसी अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो सिस्टमेटिक रूप से एक सामंजस्य स्थापित करती है, एक संप्रत्यय आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट स्थापित कर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कैसी अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसके अंदर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अभिप्रेरणा के अंदर एक मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। तो इसका मतलब है, तीसरा बिंदु है, इसकी क्या विशेषता है, ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। गौर करें, चौथा बिंदु है हमारा, मनोबल से ये बिल्कुल भिन्न होती है। पांचवा बिंदु है, संपूर्ण व्यक्ति इसमें अभिप्रेरित होता है, ना कि कोई भाग। गौर करें, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अभिप्रेरणा के अंदर एक व्यक्ति का पूरा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरा वो अभिप्रेरित होता है, ना कि उसका एक भाग। अगर मैं हाथ का कह दूं या फिर पांव का कह दूं, एक अभिप्रेरित नहीं होता है, पूरा उसका शरीर उसकी मानसिक स्थिति से वो अभिप्रेरित होता है। तो संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ना कि उसका एक भाग। तो अभिप्रेरणा की 5 विशेषताओं के अंदर हमने समझा, सतत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करती है, मनोबल से एकदम ये भिन्न है, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ना कि उसका एक भाग। अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने माना था? विद्यार्थियों गौर करें, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने बताया था? अभिप्रेरणा एक प्रबंध का हृदय है। गौर करें, क्या है ये? प्रबंध का हृदय है। ये किसने बोला था? तो रैंसिस लिकट करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बोला कि अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय। एक अच्छा सफल प्रबंध करने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत रहती है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो वह सफल प्रबंध नहीं हो सकता है। उसी दौरान एक और प्रबंध शास्त्री आए, एलन करके, उन्होंने क्या बताया कि अगर एक संस्था के अंदर एक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता है तो वो संस्था, सुदृढ़ संस्था कुछ काम की नहीं होती है। अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता और वो संस्था को नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। तो एक एलन ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या लिखा? प्रश्न आ सकता है कि एलन ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या लिखा, या फिर आप अगर अभिप्रेरणा को समझाओ तो उसके अंदर आप ये कोटेशन डाल सकते हो कि अभिप्रेरणा को समझाइए। 4 नंबर अगर प्रश्न आता है तो आप ये लिख सकते हो, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय माना गया। विद्यार्थियों, आप लिखने की कला को समझे, किस प्रकार आप उल्लेख करते हैं, किस प्रकार आप भाषा शैली को बढ़ावा देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कोटेशन होते हैं बहुत काम आते हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं किस प्रकार पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभिप्रेरणा को समझाइए, अभिप्रेरणा की विशेषताओं को समझाइए, इस प्रकार आप विशेषता समझाते हैं और अभिप्रेरणा के आशय को जब समझाते हैं तो इस प्रकार की परिभाषा देकर और उसके अंदर मुख्य बिंदु के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रबंध
का हृदय होती है, फ्रांसिस लिवेट करके प्रबंध शास्त्री ने बताया। और एलन ने यह बताया कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में एलन ने क्या लिखा, उन्होंने बताया अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति जो अपर्याप्त, जो अभिप्रेरित नहीं हुआ है, अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। जो एक संगठन सुदृढ़ स्थिति में जो लाभों की ओर बढ़ रहा है, जो विषम परिस्थितियों में टिका हुआ है, उसकी सुदृढ़ता ही खत्म कर देता है अगर व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हुआ हो। गौर करें। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है वित्तीय तकनीक। विद्यार्थियों, मैंने दो प्रकार की तकनीक बताई थी, एक वित्तीय तकनीक बताई थी, एक अवित्तीय तकनीक बताई थी। वित्तीय तकनीक का संबंध मैंने मुद्रा और धन से बताया था। अवित्तीय तकनीक को अलग अलग प्रशंसा, सम्मान, इस प्रकार से पदोन्नति जो एक कर्मचारी चाहता है उसको समझाया था। तो अगले वीडियो में जब मैं प्रश्नोत्तरी बढ़ाऊंगा तो उसमें अवित्तीय तकनीक के प्रश्न डालूंगा। आज हमारा प्रश्न है कि वित्तीय तकनीक दो प्रकार की, वित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक का संबंध किससे है और वित्तीय तकनीक के अंदर किन्हें शामिल किया गया है, तो गौर करें। वित्तीय तकनीक का संबंध या मुद्रा, गौर करें, मुद्रा या फिर आर्थिक रूप से है, जिसे अभिप्रेरणा से है। कैसा? मुद्रा से, आर्थिक अभिप्रेरणा से है। अतः इसमें क्या शामिल किया गया, तो वित्तीय तकनीक में किन्हें शामिल किया गया, आप देख सकते हैं कि वित्तीय तकनीक का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरणा से है। अतः इसमें उच्च वेतन, यानी कि जो आपकी सैलरी है उस सैलरी से भी उच्च वेतन दिया जाए और वेतन में निम्न परिस्थितियों के अंदर और अंतराल के अंदर वेतन के अंदर वृद्धि की जाए। और ये सब क्या है? धन है। वेतन में वृद्धि की जाए, बोनस दिया जाए, लाभों में हिस्सेदारी दी जाए, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनको भी लाभों में हिस्सेदार बनाया जाए, पेंशन दी जाए, ग्रेजुएटी दी जाए और बीमा इंश्योरेंस किया जाए। बीमे का खुद का अपना एक चैप्टर है, वो पूरा पढ़ेंगे अपन। भविष्य निधि अंशदान दिया जाए और विशेष वेतन दिए जाए। इन चीजों को वित्तीय तकनीक के अंदर शामिल किया जाता है। गौर करें एक बार विद्यार्थियों, आप पुनः इसे समझने का प्रयास करें। वित्तीय तकनीक एक मुद्रा और आर्थिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। अतः इसमें उच्च वेतन को शामिल किया गया, वेतन में वृद्धि को शामिल किया गया, बोनस को शामिल किया गया, लाभों में हिस्सेदारी को शामिल किया गया, पेंशन, ग्रेजुएटी को शामिल किया गया, इंश्योरेंस को शामिल किया गया, भविष्य निधि में अंशदान और विशेष वेतन को शामिल किया गया, ताकि एक कर्मचारी बना रहे और आर्थिक धन से संपन्न हो सके और उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। एक प्रश्न ये अपने आप स्वयं को करना है, तो प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के महत्व को किन बिंदुओं से समझाया गया, नाम लिखिए और उन्हें आप समझाने का भी प्रयास करें। मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इसको नोट्स के माध्यम से भी बता दूंगा, मगर मैंने इसको समझाया है, पूरा डिटेल में समझाया है। मगर आज आप ये लिखें, इनका अभिप्रेरणा के महत्व को किन बिंदु से समझाया गया, इनके नाम लिखें। तो विद्यार्थियों, आज जो ये 7 प्रश्नोत्तरी हुई, इन्हें हमने समझने का प्रयास किया। आगे भी वीडियो आते रहेंगे अभिप्रेरणा के और प्रश्नोत्तरी मैं करवाता रहूंगा। धन्यवाद।